नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो मॉक टेस्ट रोजगार विद अंकित ऐप पर आते हैं, तो हमने कल वो मॉक टेस्ट लगाया था और आपने भी लगाया होगा। आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर से लगाएं दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो मॉक टेस्ट हुआ था कल यानी 17 सितंबर को, तो उसमें जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे, 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, आपको पता है। तो उन 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पर एक यूनिक तरीके से आपके सामने लेकर के आए हैं और आप लोग वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा दोस्तों। मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपको ज़रूर इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट को। ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। इसमें बताया है कि ए बी से दोगुनी तेजी से काम करता है। काम करता है यानी कि वर्क पावर दोगुनी है, उसकी कार्य क्षमता दोगुनी है। अब आप समझते होंगे कि कार्य क्षमता क्या होती है। कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति दूसरा बी है, और अब ये कह रहा है कि इसकी ये दोगुनी तेजी से काम करता है। ए बी से दोगुनी तेजी से काम करता है यानी कि दोगुनी क्षमता किसकी है? कार्य क्षमता ए की दोगुनी है बी से। अगर ये एक दिन में एक काम करता है बी, तो इससे दोगुना यानी कि ए एक दिन में दो काम करेगा। अब ये कह रहा है कि बी सी से दोगुना तेजी से काम करता है यानी कि बी भी सी से दोगुना तेजी से, यानी कि इसकी भी कार्य क्षमता इसकी दोगुनी है। तो अब इसकी आधी हो जाएगी तभी तो इसकी दोगुनी होगी। अब इसको हम एक फ्रैक्शन में ना ला के सिंगल उसमें लाएं, तो इसको करना ऐसे होता है कि दो से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 2 से कर दें और यहाँ पर भी 2 से कर दें। तो ये हो गया 4, 2 और 1। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर काम करते हुए डी की मदद से 4 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। यदि डी अकेला उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है तो कितने दिनों में ए अकेला उस कार्य का 75% पूरा करेगा। अब दोस्तों इसमें डी की कार्य क्षमता नहीं दी हुई है और हमारे पास तीनों की कार्य क्षमता है। तो चलिए डी की कार्य क्षमता अब हम कुछ एक्स मान लेते हैं। और ये कह रहा है कि लास्ट में कि डी अगर अकेला काम करे तो 16 दिनों में उस कार्य को कर सकता है। तो डी कितने दिनों में कार्य कर सकता है? 16 दिनों में। अब एक लाइन और बोली उसने दोस्तों बीच में कि वो तीनों अगर डी की मदद से काम करें तो 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों ये एक दिन का काम है, 4 काम, ए का, बी का 2 है और सी का 2 है और डी का एक्स है। अब ये एक दिन का काम है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर हम चारों का काम देखें एक दिन का तो कितना आ रहा है दोस्तों? इन सब की कार्य क्षमता जुड़ जाएगी प्लस एक्स, यानी कि 7 प्लस एक्स। चारों का एक दिन का काम आ रहा है 7 प्लस एक्स। अब ये हमसे क्या बोल रहा है कि 4 दिन में ये चारों मिलकर काम को समाप्त कर सकते हैं। तो इनका एक दिन का काम कितना है? 7 प्लस एक्स। तो 4 दिन में समाप्त कर देंगे तो क्या ये टोटल काम हो गया क्या? 7 प्लस एक्स गुणा 4। अब दोस्तों यहीं पर हम एक और आपको गौर करने वाली बात है कि आप ऐसे देखिए इसको कि डी काम खत्म कर सकता है 16 दिन में और डी की वर्क पावर कितनी है? एक्स, यानी कि एक दिन का काम कितना है डी का? एक्स, और कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 16 दिनों में। तो अब जब हम यहाँ से टोटल काम निकालेंगे तो 16 गुणा एक्स हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब आप ऐसे देखिए, अब इसको ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो इसको 4 से यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 बार। तो अब हमारे सामने जो निकल के जो आई 7 प्लस एक्स बराबर 4x। अब इस x को इधर लाएंगे तो यहाँ रह जाएगा ये 7 और ये 4x माइनस एक्स, यानी कि अब 4x में से x गया तो 3x बराबर 7। अब जब हम यहाँ से x को निकालेंगे तो x बराबर 7/3 हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि d की वर्क पावर आ गई 7/3। अब हम टोटल काम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। वर्क पावर भी हमारे साथ है, डी की हमारे पास है और कितने दिन में डी काम कर रहा है वो भी हमारे पास है। तो जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क हम यहाँ से अगर निकालेंगे, अब दोस्तों टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास आराम से टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 16 गुणा 7/3, यानी कि 16 सत्ते 112/3। ये हमारे पास टोटल वर्क निकल करके आया। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका 75%, टोटल वर्क का 75% ये कितने काम दिन में कर देगा। तो इस टोटल वर्क का जब हम 75% निकालेंगे तो हमारे सामने निकल करके आएगा 75% इसका। अब देखो लो, 25 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 25 थी 75 और 25 चौको 100। अब 4 से इसको और काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 28 बार कट गया 4 से, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इसका जो 75% निकल करके आया हमारे पास 28। अब ये
अब ये बात कर रहा है किसकी कि ए इसे कितने दिन में करेगा। तो ए एक दिन में काम करता है 4, तो 4 से इसको भाग दे देंगे तो जो हमारे पास निकल करके आएगा आंसर कि ए इसके 75% भाग को कितने दिन में करेगा, तो 7 दिन में इसको कंप्लीट कर देगा। तो अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख लीजिए एक बार। माना x 70,000 से 75,000 के बीच में है और वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 225, 250 और 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 61 शेष बचता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होता है, यानी कि सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो इनसे डिवाइड हो रही है 225, 250 और 275 से। तो 225, 250 और 275 का सबसे पहले हमें एलसीएम कैरी करना है यहाँ से कि 225 हमारे पास संख्या है 225, 250 और 275। अब देखिए एलसीएम लेने का एक खास तरीका कि आप इनमें दिख रहा है आपको 25 से डिवाइड हो रही हैं सभी संख्याएं, तो 25 गुणा 9 225 हो जाएगा। अब इसके अगर खंड करेंगे तो 25 गुणा 10 250 हो जाएगा, और इसके अगर खंड करेंगे तो 25 गुणा 11। अब देखो इसमें ये जो संख्या है कॉमन दिख रही है 25 25 25, तो इसको तो दोस्तों एक ही बार ले लेंगे 25। अब ये और बाकी सब संख्याओं का गुणा हो जाएगा, तो इनका जब गुणा करेंगे तो 990 हो जाएगा। ये हमारा आया एलसीएम निकल करके। अब जब इसको भी और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आया 24,750। अब दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो संख्या है वो 70,000 से और 75,000 के बीच में है और 61 शेष भी बच रहा है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि ये इसका जो एलसीएम है तो इसमें एलसीएम में तीनों का भाग जाएगा। अब अगर हम इसी के मल्टीपल में और संख्या लें, गुणा करके इसको आगे बढ़ाएं, तो उसमें भी इसका चला जाएगा, क्योंकि जब एलसीएम का ही जा रहा है तो उनका क्यों नहीं जाएगा। तो इसको अब हम गुणा में लेकर के देखते हैं, और जो कि 70,000 से 75,000 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों अगर इसको डबल करते हैं तो 24 दूना 48,000 के समथिंग आएगा, तो नहीं होगा। अगर इसको 3 से गुणा करते हैं तो 24 या 72,000 के समथिंग, देखो ये आ रहा है 70,000 और 75,000 के बीच में। तो 3 से जब गुणा करेंगे इसको तो ये आएगा यानी कि 74,250 आएगा। अब दोस्तों ये तो हो गया वो संख्या जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है इससे। अब ये साथ में ये बात भी कर रहा है कि 61 शेष बचता है, तो 61 शेष बचता है तो इसमें 61 और जोड़ लेंगे। तो अब ये हमारे पास निकल करके आई संख्या 74,311 है। अब यहाँ पर अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि उसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि उस संख्या के अंकों का योग बताओ। तो अब हम इनको जोड़ लेंगे एक बार, 7 4 11 और 3 14 और 2 16, यानी कि 16 हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि स्थिर नदी में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव 60 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत कितने समय में तय करेगी। तो दोस्तों जब भी धारा के साथ, यानी कि इसमें एक वर्ड और यूज होता है बार बार कि अनुदिश या अनुकूल धारा, यानी कि जो धारा के साथ पानी के साथ जब भी नाव चलती है तो उसके लिए शब्द यूज होता है कि अनुकूल, और जब भी विपरीत दिशा में चलती है नाव धारा के तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है प्रतिकूल। आप इसमें तो साफ साफ दे दिया सीधे सीधे कि धारा के साथ और धारा के विपरीत दिशा में। तो दोस्तों जब भी धारा के साथ जब कोई नाव चलती है तो दोस्तों उसकी चाल जुड़ जाती है आपस में, धारा की चाल और नाव की चाल। तो यानी कि हम यहाँ पर मान लेते हैं x नाव की चाल को और y मान लेते हैं धारा की चाल को। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 5 20 आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों x एक बार घटाएंगे, क्योंकि धारा के प्रतिकूल जब चलेगी तो चालें घट जाएंगी आपस में, तो यहाँ पर आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है दोस्तों कि एक बार तो वो धारा की दिशा में गया है 60 किलोमीटर, तो समय का हमारा समय निकालने का सूत्र होता है कि दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर जब धारा की दिशा में गया होगा तब हमारी चाल हो गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना गया है 60 किलोमीटर गया है, तो जब समय निकालेंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लग गए इसको 3 घंटे।
और अब यहाँ पर सेम दूरी उसने तय करी है 60 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत दिशा में जब चली है नाव तो उसकी चाल चाल क्या रही 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों 60 किलोमीटर की दूरी 10 की चाल से तय करेगी तो इसमें टाइम लगेगा 6 घंटे। अब इसमें पूछा है दोस्तों उसने कि टोटल टाइम कितना लगा, तो 6 और 3 9 घंटे इसमें टोटल टाइम लग गया। तो ये हमारा आंसर निकल के आया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहीं पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आता है, चलिए इसको भी देखते हैं। ये कह रहा है कि सोनू अपनी आय का भोजन पर 42% और किराए पर 16%, मनोरंजन पर 10%, यानी कि इस प्रकार विभिन्न रूप में उसने खर्च किया। तो आप एक बार ऐसे मान सकते हैं क्या सोनू की आय 100% अपने आप में 100 मान सकते हैं उसको, तो उसने किया है भोजन पर, और 16% किया है किराए पर, और 10% किया है उसने मनोरंजन पर, और 7% किया है परिवहन पर खर्चा। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना। अब दोस्तों इसने टोटल कितना खर्च कर दिया ये हम देखते हैं एक बार, कि 42, 16 और 10 और 7, ये यहाँ पर हो गया, यानी कि 77% उसने खर्चा कर दिया। अब जब दोस्तों 77% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, बचत कितनी हुई, तो ऑब्वियस सी बात है 23% उसके पास बचत हुई होगी। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि लेकिन एक पारिवारिक समारोह के लिए उन्हें 18,000 रुपये की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए उन्हें 12,500 रुपये का कर्ज लेना पड़ता है। अब दोस्तों आप इसको ऐसे समझो कि 23% उसके पास बचत हुई। तो अब ये कह रहा है कि उसे 18,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, तो 12,500 रुपये उसे कर्ज पर लेने पड़ते हैं। तो यानी कि उसके पास कितने पैसे बचे थे, यानी कि उसके पास पैसे बचे थे जब उसे 12,500 रुपये और लेने पड़ रहे हैं 18,000 के लिए, तो यानी कि 5500 रुपये उसके पास बचे होंगे। तो अब यहाँ से हमारी ये निकल करके आई बचत 5500 रुपया। तो 23% के बराबर, जब हमें पता है 23% के बराबर 5500 है, तो अब उसने पूछा है कि उसका जो है उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो 23% है तो हमने मासिक आय कितनी मानी थी 100%। जब 23% के बराबर 5500 है तो 1% के बराबर कितना निकल के आएगा, यहाँ से 1% के बराबर निकल के आएगा 5500 बटे 23। अब उसने पूछा है हमसे टोटल आय उसकी कितनी है, तो 100% के बराबर निकालना होगा, तो गुणा 100 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से जब 23 से इसको काटेंगे तो 23 दूना 46। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, माफ़ करना, क्योंकि हम जब टोटल इस खर्चे को जोड़ रहे थे तो ये 35 नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 33%। आप लोग सही से जोड़ के देखना, और ये फिर इसकी जो आ रही है 75% निकल के आ रही है। अब दोस्तों ये जो 75% जब उसने खर्च कर दिया तो उसके पास बचत कितनी हुई 25%। तो ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी दोस्तों, जिससे आपको बचना है 25%। और अब हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 25 का भाग लगेगा, ना कि 23 का। तो चलिए दोस्तों अब लगाते हैं इसको, 25 दूना 50 और 25 दूना 50, यानी कि 22,000 रुपये उसकी मासिक आय निकल के आई हमारे सामने, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह कह रहा है कि एक धनराशि जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः इतनी है, यानी कि किसी धनराशि का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो दिया हुआ है 300 रुपया, और जो साधारण ब्याज है SI वो दिया हुआ है 250 रुपया। अब वो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रतिवर्ष ब्याज की दर समान है, और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें रेट ज्ञात करवा रहा है। अब दोस्तों आप लोग एक बात आप लोग सोचिए कि यानी कि इसमें मूलधन नहीं दिया हुआ है, आप ऐसे समझिए कि ये कोई मूलधन है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 से 100 कुछ भी। ठीक है, तो आपने ट्री मेथड पढ़ा है क्या, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में ट्री मेथड। तो ट्री मेथड जब हम 2 वर्ष के लिए होता है तो 2 बार हमें ऐसे ब्याज लेना होता है, कोई भी परसेंटेज लेते हैं यहाँ से। तो अब मुझे बताओ दोस्तों कि साधारण ब्याज तो सिर्फ एक बार ही लगता है, और जब चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं तो ब्याज पे ब्याज भी लगता है। तो अब दोस्तों यहाँ से साधारण ब्याज टोटल 2 वर्ष का कितना है 250 रुपया, तो 1 वर्ष का कितना होगा 125 रुपया। तो 125 रुपया पहले वर्ष में ब्याज हुआ, और दूसरे वर्ष में भी साधारण ब्याज कितना होता है 125 रुपये। अब दोस्तों इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा। अब आप मुझे बताओ कि जो चक्रवृद्धि ब्याज में ये 50 रुपये बढ़े, 300 हो गया, ये कहाँ से बढ़े, ये ब्याज पर पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज लगता है, और वो कितने बढ़े 50 रुपये बढ़े, तो यहाँ पर 50 रुपये ही लगेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप मूलधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप ऐसे सोचो
कि ये जो 50 रुपये ब्याज मिल रहा है ये किस पर मिल रहा है, हमें 125 पर मिल रहा है ना। तो 125 पर जब 50 रुपये मिल रहा है कितने पर, 125 पर। तो अब हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो काट लीजिए इसको, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से इसको और काट दो एक बार 10 बार, यानी कि हमारी जो रेट निकल के आई इसकी 40% इसकी दर निकल के आई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये क्या कह रहा है कि यदि ए सी का 1/6 है, यानी कि ए क्या है, सी का 1/6 है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पक्षांतरण करके 6 इधर आ जाएगा, यानी कि 6A = C, ऐसे लिख सकते हैं इसको। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A अनुपात C क्या हो जाएगा, जब इसको अनुपात में बदलेंगे तो 6 C के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर जो 1 जो कि दिख नहीं रहा है वो A के नीचे आ जाएगा। तो इसका जो अनुपात यहाँ पर निकल के आया 1/6। अब दोस्तों ये फिर एक और लाइन में दूसरी में लिखा हुआ है कि B A का 2 गुना है। जब ये कह रहा है कि B क्या है, A का 2 गुना है, यानी कि 2A के बराबर है, तो यहाँ से A अनुपात B निकल करके आएगा 1/2। अब ये कैसे कर दिया, पक्षांतरण करके मैंने इसमें आपको बताया। अब हम तीनों A अनुपात B अनुपात C ले सकते हैं क्या एक साथ, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए लेकर के देखते हैं A अनुपात B अनुपात C। अब A अनुपात B हमारे पास क्या है, 1/2 है, और दूसरी बात हमारे पास B अनुपात C नहीं है, लेकिन A अनुपात C दिया हुआ है। तो A अनुपात C क्या है, इसको इधर नहीं लेकर के एक बार इधर ले लेना, जिसके साथ में दिया हुआ है उसी के साथ में निकालना है। तो A अनुपात C क्या है, 1/6। A के नीचे क्या है, 1 है, और C के नीचे क्या है, 6 है। अब हम जब तीनों इसको निकालते हैं तो इसको या तो क्रॉस जेड मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं, इसको अनुपात में एक और आगे बढ़ा देते हैं, 1 को इधर, और यहाँ पर भी 1 है तो 1 को इधर बढ़ा देंगे। अब इन दोनों का गुणा करते हैं आपस में, 6 एकम 6 अनुपात 1 1 अनुपात 2 एकम 2। अब ये हमारे पास तीनों का अनुपात निकल के आ गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि A, B और C का औसत कितना है, 30। लेकिन यहाँ पर जब हम औसत निकालेंगे रेशियो में, तो इसमें औसत निकल के आ रहा है 3 यहाँ पर, क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 3 संख्या है तो 3 का भाग लगाएंगे तो एवरेज कितना आएगा, निकल करके 3 आ जाएगा, 3 यूनिट आ रहा है। और जबकि रियल में औसत क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 30 आ रहा है। तो 1 यूनिट के बराबर अब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, हमारे पास 10 वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि A और C के बीच का अंतर क्या होगा। तो अब एक बार हम अनुपात में निकाल के देखते हैं A और C के बीच का अंतर क्या है। तो ये हमारे पास A है और ये C है, तो इनके जो बीच का अंतर क्या है, ये 6 और 1 के बीच का अंतर क्या है, 5 है। तो 5 यूनिट आ रहा है हमारे पास इसका अंतर। जब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो हम 5 यूनिट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 5 गुणा 10 करके, यानी कि 50 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्या कह रहा है, इसको देखिए एक बार ध्यान से। इसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बोर्ड मास इसके लिए आना चाहिए, और बोर्ड मास के नियम से ये पूरा सॉल्व होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें कोष्टक सॉल्व करना होता है, तो ये कोष्टक में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 सही 1/5 को सॉल्व करेंगे। तो 3 सही 1/5 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 3 15 और 1 16/5। ये आप जानते होंगे 16/5। अगर नहीं जानते तो मैंने कैसे कर लिया इसको एक बार बताता हूँ। ये है 3 सही 1/5। जब भी ऐसे मिक्स फ्रैक्शन हमारे लिए दी हुई हो तो उसकी सिंपल फ्रैक्शन बनानी होती है, तो हम करते हैं नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या के साथ इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए 5 दिया 15 और 1 16, और जो बटे में है उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन पर आते हैं। तो यानी कि कोष्टक को जो हमने सॉल्व किया तो ये इसका आया 16/5। अब चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो बाद में क्या दिया हुआ है 3/5, और ये हमारे पास कोष्टक अभी तक रहेगा। और ये जो भाग है, अब दोस्तों इस भाग को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग भाग को ऐसे फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो आप इसको गुणा में बदल दीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए। जस्ट 8/5 को क्या कर देंगे, 5/8। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो कोष्टक में जो वैल्यू है ये हम सॉल्व करेंगे, इसको ये निकल करके आएगी 13/5 और गुणा 5/8 हमारे पास है ही। अब ये कोष्टक हट जाएगा। अब दोस्तों 5 से 5 कट गया। अब जो ये निकल करके आई हमारे पास वैल्यू 13/8। अब ये हमने क्या किया है, अभी तक हमने बटे के नीचे जो संख्या है उसको छेड़ा ही नहीं है, हमने ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व किया है। तो हमारे पास क्या निकल करके आया है, 13/8। अब दोस्तों चलिए नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 7
एक सही 1/7 को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे मैंने आपको पहले एक बार करके बताया। 7 एकम 7 और एक 8/7 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 8/7। अब ये हमारे पास डिवाइड है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब ये एक बार और ये मंझला कोष्ठक लगा हुआ है, फिर है 6/7 माइनस फिर छोटा कोष्ठक है। दोस्तों सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं छोटे कोष्ठक को। तो छोटे कोष्ठक के बीच में क्या दिया हुआ है 1/7 और भाग का चिन्ह है, फिर बटे में संख्या है। तो जब भी ऐसा हो तो दोस्तों इसको फिर गुणा में बदल लेते हैं हम। और गुणा में बदलने के लिए मैंने आपको पहले बताया क्या 1/5 को 5/1 लिख सकते हैं। बटे में लगाओ तो लगा दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये सॉल्व इसको जब करेंगे तो ये क्या निकल करके आएगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5/7। तो ये हमारे पास है पहले से 6/7 माइनस यहाँ पर क्या बचा 5/7। अब जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा निकल के वैल्यू 1/7। और ये अभी तक हमारे पास रखा हुआ ही है तो इसको तो सेम ही रखना है। 8/7 डिवाइड बाई, अब ये पूरा कोष्ठक हमने आपके सामने सॉल्व कर लिया है अभी अभी। तो इससे जो निकल करके वैल्यू आई 1/7। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे भाग में चिन्ह हो तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि 8/7 जब भी भाग है तो क्या करते हैं इसको गुणा में बदल लेते हैं। गुणा में बदलते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, फिर 7/1 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल करके आई हमारे पास पूरी आई 8। अब दोस्तों जल्दबाजी में हम 8 ढूंढने लगते हैं ऑप्शन में, जबकि ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये हमने सॉल्व किया है नीचे वाली वैल्यू। और ऊपर वाली भी एक वैल्यू निकल के आई थी अभी आपके सामने, जो कि हमने क्या निकाली थी 13/8। ये रही ऊपर वाली वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों आपके सामने देखते हैं कि ऊपर क्या वैल्यू थी 13/8, फिर इसके भी बटे में क्या वैल्यू थी 8, केवल 8। अब दोस्तों अगर इसके बटे में और कोई होती या फिर ये 1/8 होती तो ये गुणा में जाता 8, लेकिन ये बटे में है सिर्फ, तो ये यहाँ से कैंसिल होके 8 का भाग 13 में दे रहे हैं तो 8 का और देना है एक बार। तो अब यहाँ से जो आंसर हमारा निकल कर के आया 13/64, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 13/64। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं P और Q का जो मैस है HCF है और LCM क्रमशः A और B हैं। इनका जो HCF क्या है A है और LCM क्या है B। और यदि A प्लस B बराबर है P प्लस Q के, यानी कि जो इनका मैस है और लैसे का जो योग है वो दोनों संख्याओं के योग के बराबर है। और दोस्तों ये तो आपको पता है कि लैसे मैसे का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब सब कुछ बराबर है तो दोस्तों अब ये पूछ रहा है कि AQ प्लस BQ क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो अब इसमें सीधी सी बात है दोस्तों, ये भी PQ प्लस Q के क्यूब के बराबर होगा। तो इसमें ऑप्शन में देख लो कहाँ पर आ रहा है PQ और QQ, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर C में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। यही क्वेश्चन था मिक्सर एंड एलिगेशन का जो मैं आपको कल बता रहा था, क्योंकि इसमें दोस्तों छोटी सी मिस्टेक हुई थी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी पॉइंटों में आ रही थी और हम गलती कर गए इसमें, और ये क्वेश्चन फिर हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया लास्ट में। तो ये क्या कह रहा है कि देखिए दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में, यानी कि टोटल मिश्रण कितना है 30 लीटर है। एक तो दूध है, मिल्क है, और दूसरा क्या है, दूसरा पदार्थ है हमारे पास वाटर। तो इसमें मिश्रण में 15% पानी है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि 15% वाटर है। तो 30 का जब हम 15% निकालेंगे दोस्तों तो ये निकल करके आएगा 4.5 लीटर। और अब जो बचा हुआ है वो दूध है, तो दूध कितना बच जाएगा हमारे पास 25.5 लीटर। अब ये कह रहा है दोस्तों कि घोल में पानी का प्रतिशत 37.5% तक बढ़ाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। यानी कि अभी तक तो ये क्या आ रहा था 15%, और ये कितना बचा होगा 85%। अब दोस्तों इसको करना कितना है 37.5% हमें पानी को करना है इसमें घोल में। और दूध, अब जब पानी 37.5% रह जाएगा तो दूध कितना हो जाएगा, दूध हो जाएगा 62.5%। अब दोस्तों दूध में क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ किया नहीं है कि दूध में कुछ चेंज किया है, दूध तो सेम रहेगा, सिर्फ चेंज होना है पानी। तो यानी कि दूध तो सिर्फ इतना ही रहेगा 62.5% रहेगा, लेकिन मात्रा में इतना ही रहेगा 25.5 लीटर। तो जो 62.5% है इसके बराबर कितना है 25.5 लीटर, और हमें क्या चाहिए 37.5 के बराबर चाहिए। तो 37.5 के बराबर निकालने के लिए पहले 1% के बराबर निकालो, 25.5 बटे 62.5
37.5 और हमें चाहिए कितना 37.5% के बराबर, तो 37.5 हो जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो पूरी वाटर की मात्रा यानी कि पानी की मात्रा हमारे पास निकल करके आ जाएगी। अब हम इसमें से देख लेंगे कि 4.5 लीटर पहले से है और कितना हमने बढ़ाया, तो चलिए निकालते हैं। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब हम चलिए काटते हैं इसको 25 से हम इसको 625 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा। अब इसको पॉइंट जब हटाते हैं तो बटे में एक जीरो बढ़ जाती है, तो इसको 10 लगा लेंगे। चलिए 25 से काटते हैं इसको कि 25 एकम 25 और 25 पंजे 125 यानी कि 15 बार ये कट गया। अब हमारे पास बचा है दोस्तों इधर 25 है और इधर 255 है। अब इसको 5 से कटेगा, ये 5 बार कट जाएगा और ये 51 बार कट जाएगा। अब दोस्तों 5 से इसको भी काट सकते हैं हम 3 बार। अब हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है 51 और 3, इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 153 और बटे में 10 भी बच रहा है साथ ही में, तो हमारा जो पानी की जो मात्रा आई निकल करके 15.3 लीटर। अब दोस्तों पहले से इसमें कितनी वैल्यू है, पहले से पानी था कितना 4.5 लीटर और अब बढ़ के कितना हो गया 15.3 लीटर, यानी कि ये पूछ रहा है फिर कि कितना पानी की मात्रा कितनी बढ़ाई। तो अब हम सीधी सी बात है पहले वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे इसमें से। तो अब इसमें देखो 13 में से 5 गए जब 8 है और यहाँ पर एक इधर हमने पहले ले लिया तो 14 बच गया, 14 में से 4 बचे, 4 गए तो 10, यानी कि हमने कितना पानी की मात्रा बढ़ाई 10.8 लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों हमारे सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए फिर इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 12 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार का निर्माण किया जाना है और यदि ईंटों की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों पहले तो इनकी यूनिट सेम करनी है हमको कि लंबाई चौड़ाई की, और जो ईंटों की तीनों की लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है तो जब इनकी यूनिट भी हमें सेम करनी है। तो दीवार की लंबाई चौड़ाई ऐसे में क्या करते हैं, सब आयतन जो बड़ी वाली वस्तु का जो आयतन होता है उसको छोटी वाली वस्तु के आयतन से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इस दीवार का जब आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है आयतन किसी भी सीधी सी बात है, जो दीवार है वो घनाभ आकार की होगी तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, और ईंट भी घनाभ आकार की होती है तो उसका भी आयतन सेम होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसका आयतन निकालते हैं दीवार का। सबसे पहले तो 12 मीटर लंबी दीवार है तो लंबाई कितनी है 12 मीटर, जबकि हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना है और सेंटीमीटर में जब हम बदलेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 100 से गुणा हो जाएगा तो यानी कि 1200 सेंटीमीटर हो गई। और इसकी जो ऊंचाई है वो हो गई 9। सब पहले चौड़ाई ले लेते हैं, चौड़ाई कितनी दे रखी है दीवार की, यहाँ पर मोटी दी हुई है तो मोटी को चौड़ाई में ही काउंट करेंगे तो ये है 30 सेंटीमीटर, पहले से ही सेंटीमीटर में दी हुई है। अब इसकी ऊंचाई दी हुई है 9 मीटर, यानी कि इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। अब दोस्तों भाग देंगे किससे, ईंट के आयतन से। तो ईंट का आयतन कितना है, लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है, गुणा चौड़ाई कितनी है 18 सेंटीमीटर है और गुणा ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है। अब जब इसको निकालेंगे तो ईंटों की संख्या निकल करके आ जाएगी कि कितनी ईंटें लगेंगी। चलिए दोस्तों इसको करते हैं काटा पीटी। तो 18 से एक बार इसको काटते हैं 5 बार और एक जीरो बची 50 बार। फिर अब इसको 24 को काटते हैं 12 से काट लेते हैं यहाँ पर 2 बार, और 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 100 बचा यहाँ पर तो ये भी 50 बार कट जाएगा। अब दोस्तों 15 से 30 को काटते हैं, ये 2 बार कट जाएगा। तो अब हमारे पास बचा 50, 2 और 50, इनका गुणा होना है आपस में। तो यानी कि यहाँ पर हमारे ईंटों की वैल्यू आ रही है निकल करके 5000 ईंट, तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ही 5000 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से कि ये कह रहा है कि 33 पुस्तकों की लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी या फिर क्रय मूल्य इसको कह सकते हैं। 33 जो पुस्तकों का क्रय मूल्य है वो एक्स पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि कुछ पुस्तकें एक्स पुस्तकें हमने बेची तो ये कितने में बेची, जो 33 वस्तुएं खरीदी उतने में एक्स बेच दी। अब ये क्या कह रहा है कि यदि 10% का लाभ हो तो एक्स का मान बताइए, तब हमें क्या होता है 10% का लाभ होता है। तो आप इसको ऐसे सोच के चलिए, मान लो 33 रुपये में 33 पुस्तकें खरीदी, ऐसे सोच लीजिए एक बार। और सीधी सी बात है कि 10% का जब लाभ हो रहा है तो 30, इसको एक बार आप ऑप्शन से भी सोच सकते हैं कि
ऑप्शन नंबर ए ही देख लीजिए सबसे पहले कि 30 एक्स का मान 30 लेकर के देख लेते हैं कि 30 के विक्रय मूल्य के बराबर है 33 का क्रय मूल्य। तो यानी कि 30 का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर 33 के सीपी के बराबर है। तो अब ये क्या कर रहा है कि लाभ 10% का होना चाहिए। तो जब सीपी का और एसपी का जब रेशियो हम निकालेंगे तो यहाँ से निकल करके आ रहा है वो 30:33। यानी कि अब देखिए आप लोग यहाँ पर कि 30 में खरीदी कोई चीज़ और 33 में बेच दी, यानी कि 3 का लाभ हुआ कितने पर, 30 पर। तो 30 पर 3 का लाभ हुआ तो लाभ कितने का हो रहा है, ये 10% का ही हो रहा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फिर 30 ही। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि अली और बादल एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में, यानी कि ये जो कोई वृत्ताकार पथ है ये 1200 मीटर दौड़ लगाते हैं वृत्ताकार पथ पर। और अली और बादल की चाल दी हुई है यहाँ पर क्रमशः 27 किलोमीटर और 45 किलोमीटर। अब दोस्तों बाद में बात कर रहा है कि वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो जब भी एक ही दिशा में दो बंदे दौड़ रहे हैं तो उनकी समांतर चाल निकालने के लिए हम आपस में चालों को घटा देते हैं। तो यहाँ पर जो चाल है हमने घटाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारी समांतर चाल निकल करके आई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों दूसरी बात ये भी है कि ये सेकंड में पूछ रहा है हमें और दूरी जो है मीटर में दी हुई है। तो जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है तो इसको पहले हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 5/18 के साथ गुणा करते हैं। तो 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इनकी समांतर चाल निकल करके आई है 5 मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों उन्होंने दौड़ कितनी करी है, 1200 मीटर करी है। तो अब ये पूछ रहा है कि समय पूछ रहा है सेकंड में। तो 1200 मीटर दौड़ने के लिए इस चाल से 5 मीटर प्रति सेकंड से तो कितना समय लगेगा, समय का सूत्र है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 1200 मीटर, समय कितना, चाल क्या निकल करके आ रही है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो अब यहाँ से समय निकल करके आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 1 0। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें समय निकल करके आया 240 सेकंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि सेकंड में ही हमसे पूछा है। तो 240 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बेलन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको देखते हैं कि कैसे हमें इसको अटेम्प्ट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें फॉर्मूले आना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं इजीली। तो जो लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ का ही फार्मूला हमें आना चाहिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr/h और ये कितना दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है इसके आधार का क्षेत्रफल। तो मुझे बताओ आप, ये जो बेलन होता है इसका आधार क्या होता है, दोनों बेलन के दोनों आधारों पर वृत्त बने होते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², जो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हमसे तीसरी चीज़ पूछी क्या है उसने कि बेलन का आयतन कितना है। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों कि बेलन का आयतन कितना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है दोस्तों कि πr²h, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या चाहिए, एक तो r चाहिए हमें और एक h का मतलब होता है बेलन की ऊंचाई और r का मतलब होता है त्रिज्या। तो अब दोस्तों यहाँ से हम निकालते हैं जो भी चीज़ें हमारे पास निकल के आती हैं कि 2πr/h। तो यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं क्षेत्रफल से। तो r² बराबर 38.5। अब ये जो पाई है ये बटे में इधर गुणा है तो इधर बटे में चला जाएगा और पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब बटे के नीचे बटे होता है तो उसको इधर नहीं लिख के गुणा में लिख देते हैं ऊपर। तो अब दोस्तों इसको चलिए स्टार्ट करते हैं, काटते हैं। तो 11 से इसको काट लेते हैं एक बार, 2 बार, और 11 से ये कट जाएगा 3 बार, फिर 5 बचा यहाँ पर, 11 पन्ना 55, 5 बार कट जाएगा ये। तो यहाँ पर एक पॉइंट भी था साथ में, तो एक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। अब दोस्तों 2 से ये 7 भी 3.5 बार यानी कि 3.5 बार कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है कि ये r² है ना, r² का मतलब होता है r गुणा r। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे सामने 3.5 गुणा 3.5, तो यानी कि r की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। तो r यहाँ पर हमारे सामने क्या निकल करके आई 3.5 सेंटीमीटर।
दोस्तों दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, एच, जो कि हम आर की वैल्यू को अगर इसमें पुट करते हैं तो हमारे सामने एच निकल करके आ जाएगी। तो देखते हैं, चलो 2πRH हमारे सामने सबसे पहले दिया हुआ है। 2 गुणा पाई का मतलब 22/7 गुणा आर की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई है 3.5 गुणा एच बराबर क्या दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम जब इसको काटेंगे दोस्तों तो हमारे सामने एच निकल के आ जाएगी। तो कैसे काटते हैं इसको, देखो 3.5, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 3.5 का डबल होता है 7, तो 3.5 इसे 2 बार काट सकते हैं और 2 को यहाँ पर ये 2 बार कट जाएगा। अब दोस्तों ये जो 22 बचा हुआ है गुणा में, तो जब एच निकालेंगे तो 616 के इधर आके ये बटे में हो जाएगा 22, और जब यहाँ से इसको काटेंगे, चलिए 11 से ही काट लेते हैं एक बार। 11 से 2 बार, 11 × 55, 11 से 66, 56 बार, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 28 सेंटीमीटर हमारे सामने एच निकल करके आई है। इसकी हाइट भी हमारे सामने है अब, और त्रिज्या भी हमारे सामने है। तो पूछा क्या है, बेलन का आयतन पूछा है, तो हम इसको निकाल सकते हैं कि इसका सूत्र होता है πr²h। तो पाई को ऐसे ही रखे रहने दो, या फिर 22/7 लिख लो, गुणा में r²। आर कितना दिया हुआ है 3.5, स्क्वायर का मतलब 2 बार 3.5, और गुणा एच कितना दिया हुआ है 28। अब दोस्तों इसको काटते हैं, चलिए 7 से 28 को 4 बार। अब ये गुणा करने होंगे आपस में, चलिए ऐसे करते हैं, इसको पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 लग जाएगा, और पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 लग जाएगा। अब दोस्तों 35 का एक बार स्क्वायर करते हैं कितना होगा, चलिए इधर कर लेते हैं साइड में। 35 का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है कि 35 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1225 निकल करके आएगा। तो 1225 फिर गुणा में हमारे पास यहाँ पर 22 भी बचा हुआ है। चलिए फिर करते हैं इसको एक बार, गुणा करते हैं 1225 गुणा 22। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर एक वैल्यू और बची हुई थी 4, तो इसका भी लास्ट में गुणा होगा 4 का भी। ये हमारे पास निकल करके आई। अब दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो बटे में हमने पहले 10-10 लगाए थे ना, यानी कि 2 जीरो, ये भी 2 जीरो कटेंगे। तो अब हमारे पास जो आंसर निकल करके आया 1078। 1078 ये निकाला क्या है इसका, बेलन का आयतन, तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट तो दी हुई नहीं है, लेकिन 1078 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। और आप पहला दिन है दोस्तों, इसलिए वीडियो थोड़ी सी क्वालिटी ठीक नहीं आई, और अब इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, और भी अच्छी अच्छी टिप्स हम इसमें बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इसी प्रकार आपके सामने अच्छे अच्छे सॉल्यूशन लाते रहेंगे। थैंक यू।